आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। वैभव जी, क्योंकि आपके पास एक लॉन्ग शॉर्ट फंड का एडवांटेज है इस समय, ये आपके लिए एक परफेक्ट मार्केट है। अच्छा, ये बताइए इस समय ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट को लेकर, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी करेक्शन देखी, उसके बाद पिछले कुछ महीनों में शानदार रिकवरी भी आई है और पिछले एक हफ्ते से मार्केट इंडेक्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक शानदार मूव्स रहे हैं। आपका क्या व्यू रहेगा? एब्सोल्युटली राइट अनुज, जैसे आपने कहा कि मार्च में हमने भारी गिरावट देखी और अप्रैल में बेहतरीन रिकवरी भी देखी है। एंड पोस्ट दैट जो कंसोलिडेशन हुआ है वो कंसोलिडेशन हेडलाइन इंडेक्स के ऊपर है और ब्रॉडर मार्केट आई थिंक और मोमेंटम दिखा रहा है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। ये आशा है फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट के जो हम मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, नॉट ओनली इट गेट्स सेटल इन सम टाइम, ये भी देखेंगे कि और एक्सपेक्टेशन है कि ऑयल यहाँ से करेक्ट होगा। एंड लास्टली कि अगर हम अर्निंग्स को भी देखते हैं, जब भी जितने भी यहाँ से डिक्लेयर हुए हैं, आई थिंक जिस हिसाब से अर्निंग्स आई हैं और खास करके कमेंट्री आई है, आई थिंक वो काफी एनकरेजिंग रही है फ्रॉम एन ओवरऑल मार्केट स्टैंड पॉइंट। सो इसी कारण हम ये मोमेंटम बरकरार देख रहे हैं। ऑफ कोर्स जो हेडलाइन इंडिसेस है कंसोलिडेट इस कारण भी हो रही हैं कि एफपीआई की सेलिंग अभी तक भी हम ये नहीं देख पाए हैं कि स्टेबलाइज हुई है। सो उसी के कारण हम फ्रंटलाइनर्स में प्रेशर कंटिन्यू देख रहे हैं अनुज। अच्छा वैभव जी, अब एक काम करते हैं, सेक्टर दर सेक्टर आते हैं। आपने ऑयल गैस स्पेस की बात की, आपने ऑयल का जिक्र किया, ऑयल इज अंडरलाइंग। आपका मानना क्या है, अगर इस ट्रजेक्टरी में ऑयल नहीं टिकेगा, एक सवा डेढ़ दो महीने बाद इसका रिट्रेसमेंट होना लाजमी है, तो आप एविएशन पे, ओएमसीज पे, पेंट कंपनियों पे थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा रिस्क लेकर बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, इसका मतलब? ऑफ कोर्स आई थिंक अगर हम देखें कि ये जो भी क्रूड इन्फेक्टेड सेक्टर्स हुए हैं एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, और साथों साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिसेंट आए हैं अलॉन्ग विद कमेंट्री के हमने प्राइस इंक्रीज करी है हमारे प्रोडक्ट्स में, और हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल है और ये हमारी मार्जिन को डेंट नहीं करेगी आगे जाके, इवन इफ द क्रूड स्टेज एट हियर। सो अगर हम देखें कि अगर क्रूड करेक्ट होता है तो उनको डेफिनेटली एक अर्निंग्स में टेलविंड रहेगी। सेकेंडली फ्रॉम एन ओएमसीज कंपनी, जैसे आपने कहा, हमें लगता है कि इधर वी हैव टू प्रॉब्लली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द फ्यूल, और अगर क्रूड नीचे आता है तो वैसे ही वो बेनिफिशियरी होंगे। सो अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो ओएमसीज आफ्टर काफी दूसरे जो ऊपर से पिटे हुए हैं, आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम ये थोड़े अट्रैक्टिव बन सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये ध्यान में सिर्फ रखना चाहिए कि ये काफी वॉलेटाइल रहेगा और इवेंट ड्रिवन रहेगा। सो ये ध्यान में रख के ही ट्रेड करे, ऐसी सलाह रहेगी। ओके, बिल्कुल। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे ज़्यादा जो मार्केट के लिए एक सॉर्ट ऑफ हाई बीटा पॉकेट रही है वो है बड़े प्राइवेट बैंक्स। इस समय आपका क्या व्यू है इन स्टॉक्स पर, और क्या इन लेवल्स पर खासतौर से प्राइवेट बैंक्स को आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं? अनुज, आई थिंक प्राइवेट बैंक्स को अगर हम होलिस्टिक देखें लास्ट 1.5 years to 2 years में, अब काफी पैरामीटर्स में अगर लाइन बाय लाइन आइटम देखे हैं कि इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, राइट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी जो कि क्रेडिट ग्रोथ से लेकर एसेट क्वालिटी को लेकर, और जो वरी रही है इन टर्म्स ऑफ द एलडीआर, वो आई थिंक हर एक वरी आई थिंक लाइन बाय लाइन आई थिंक दे हैव बीन गेटिंग मिटिगेटेड। हालांकि ये परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि ये इसकी काफी बड़ी ओनरशिप है एफपीआई इन्वेस्टर्स के पास, और जब एफपीआई इन्वेस्टर्स आके बेचते हैं तो ये सेक्टर्स बाय डिफॉल्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इंस्पाइट के फंडामेंटल्स ठीक बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। नॉट ओनली द वैल्यूएशंस भी बेटर हो रहे हैं, बट ऑन एन ओवरऑल परस्पेक्टिव जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, और जिस हिसाब से रेगुलेटर्स भी जो छूट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग दी बैलेंस शीट्स,
हमें लगता है कि ये सेक्टर फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन है। जस्ट कि उसका टाइमिंग थोड़ा डिफिकल्ट है और प्रॉबेबली कि ये कॉल लेना बहुत ही मुश्किल भी रहेगा कि कब एफपीआईज यहाँ से टर्न होंगे, प्योरली बिकॉज जो एआई ट्रेड ग्लोबली बैठ रहा है वो आई थिंक स्टिल कंटिन्यूज। ओके अच्छा वैभव जी, मैंने आपसे क्रूड एज अंडरलाइन और उसका दशा दिशा और उसके अंतर्गत अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने चाहिए उस पर बातचीत करें। लेकिन इसमें ये कोई राय नहीं है कि ये ऑयल शॉक और ये लगभग मार्च अप्रैल का महीना बाजार को एक सीख दे गया। बाजार ने एनर्जी स्टॉक्स पे, पावर स्टॉक्स पे थोड़ा सा शफल किया है ना। ये क्या सीख दे के गया, या फिर एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में इनका स्पेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आने वाले समय के लिए? क्या ये धारणा सही है? क्या पावर स्टॉक्स पे, वैकल्पिक ऊर्जा वाले सेगमेंट पे, इथेनॉल स्टोरी पे, ईवी स्टोरी पे थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को स्पेस और देना पड़ेगा क्या आपको? आपका व्यू क्या है इसमें? वीरेंद्र, सही बात कही आपने। एक्चुअली अगर हम देखें कि वैकल्पिक ऊर्जा या एनर्जी सेक्टर जो कि पावर स्टॉक्स है, काफी अच्छी दौर से गुजर रहे हैं, इन द सेंस के फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव ये लॉन्गर टर्म एवरेज के करीबन है। बट अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक बड़ी डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है यहाँ पे। नॉट ओनली डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर हम स्ट्रॉन्गर समर्स की भी बात करते हैं तो जनरली पीक डिमांड भी काफी बढ़ रही है। साथों साथ जिस हिसाब से हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन पे कितना फोकस रहेगा उनका, हमें लगता है कि ओवरऑल पावर एंड पावर एंसिलरी सेक्टर्स में आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये एक इंडिया फिनोमिनन सिर्फ नहीं है, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमीज में देख रहे हैं तो आई थिंक पावर कंपनीज, यूटिलिटी कंपनीज में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। सो इंक्रीमेंटल टेलविंड फ्रॉम डेटा सेंटर्स, स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स और अक्रॉस दी रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रही है, हमें लगता है कि ये सेक्टर इट्स नॉट दैट कि ये फास्ट मूविंग सेक्टर रहेगा, बट फ्रॉम अ ग्रेजुअल पर्सपेक्टिव आई थिंक ये परफॉर्म करते रहेगा। वैभव जी, एक सबसे ज़्यादा पैसा बना है इस पूरे दौर में कैपिटल मार्केट थीम में। आई मीन 40-40, 50-50% स्टॉक्स भागे हैं इस रिकवरी में, खासतौर से बीएसई जैसे स्टॉक्स, नुवामा में शानदार मूव है। सभी मतलब पूरी की पूरी ये इकोसिस्टम ज़बरदस्त मूव डिलीवर कर रही है। आपके पोर्टफोलियो में है क्या यहाँ से रिलेटेड स्टॉक्स, और विद इन कैपिटल मार्केट्स कौन सी सब थीम ज़्यादा बेटर होंगी? नहीं अनुज, आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैव डन वेल। अगर ट्रेडिशनल थिंकिंग की बात करते हैं और जो 20-25 साल से अगर या ज्यादा साल से मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, हमें हमेशा लगता था कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आर वेरी सिक्लिकल इन सम सेंस, और इसी के कारण हम वैल्यूएशंस इतने बड़े नहीं देते थे, जनरली असाइन नहीं करते थे। हालांकि व्हाट द डिफरेंस हैज बीन कि से फॉर एग्जांपल जो डीमैट अकाउंट की बात करते हैं तो डीमैट अकाउंट जब हम 3 साल 4 साल के पहले देखते हैं तो करीबन 3-4 करोड़ डीमैट अकाउंट से आज वो 17 करोड़ 18 करोड़ डीमैट अकाउंट है ना। वो पूरा बेस बदल चुका है, द पार्टिसिपेशन फ्रॉम दिस होल इंडस्ट्री हैज चेंज, और इसी के कारण हमें लगता है कि जो वैल्यूएशंस जो हम ट्रेडिशनली असाइन करते थे, आई थिंक उसमें एक कारण बनता है कि हम उसे रिवैल्यूएट करें। हालांकि अगर कैपिटल मार्केट्स एज अ थीम की बात करते हैं, राइट फ्रॉम ब्रोकिंग की बात करते हैं टू डिपॉजिटरीज की बात करते हैं, एएमसीज कंपनीज की बात करते हैं, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। और हमारा फोकस यही है कि जो प्लेयर, जो कंपनी टेक्नोलॉजिकली फार एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर इंटरफेस, हमें लगता है कि वो बेहतरीन प्रोग्रेस करते रहेगा ओवर द नेक्स्ट foreseeable future, at least in the next couple of years. So ये सेगमेंट में काम करना बनता है, और उसमें से छांट कर पोर्टफोलियो में क्या रखना चाहिए वो अपने इवैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस पे। हालांकि हमने काफ़ी हद तक क्रूड से बच के चलना है अगर हमें, तो उस पर हमने बात भी की, हमने वैकल्पिक ऊर्जा की बात करी। बट कभी भी किसी क्षेत्र में जब वैभव जी बहुत बड़ी कोई मेगा डील होती है, मैंने एक्टिविटी, तो वो सेक्टर थोड़ा सा ना बाजार का अट्रैक्शन खींचता है। सन फार्मा ऑर्गेनन की जो डील थी
उसके बाद इस सेक्टर पे आपका व्यू क्या है? ऐसे ही कुछ समय पहले NBFCs में हुई थी श्रीराम फाइनेंस की डील। फार्मा में आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा अच्छा है? और फार्मा के साथ में थोड़ा सा एडिशन उसमें हेल्थ केयर का कर देता हूँ, उसमें मैं हॉस्पिटल स्टॉक्स का भी एक अगर जोड़ दूँ, यहाँ पे आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? अगर हम पूरे फार्मा सेक्टर और फार्मा एंड हेल्थ केयर को देखते हैं तो टू बिगेस्ट बेनिफिट और टू बिगेस्ट डेल्टा जिसने प्रोवाइड किया हुआ है लास्ट फ्यू क्वार्टर से हैज बीन दी हॉस्पिटल स्पेस एंड दी डायग्नोस्टिक स्पेस। अगर हम डायग्नोस्टिक स्पेस में देखते हैं तो कंपटीशन कम हो रही है, प्राइसेस स्टेबलाइज हो रही है टेस्ट के, और वो पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है फ्रॉम देयर प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव एज वेल। ऑन दी फार्मा, ट्रेडिशनल फार्मा अगर हम बात करते हैं, बोथ ऑन द जेनरिक यूएस जेनरिक साइड एंड दी लोकल फार्मा कंपनीज, हमें लगता है कि स्टिल रेवलिमेट का प्रेशर एज अ ड्रग आई थिंक कंटिन्यूड रहेगा एटलीस्ट इन द परफॉर्मेंस फॉर दिस ईयर। अब आप उसको कैसे डिस्काउंट कर पाए, इट्स अ वेरी ट्रिकी वन, बट आई थिंक वो सेक्टर हमें रिलेटिव बेसिस पे विद इन दी फार्मा एंड द हेल्थ केयर, वो सेगमेंट हमें लगता है कि ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रह सकता है एज कंपेयर टू दी लोकल फार्मा एक्सपोजर और हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक्स एंड हॉस्पिटल्स। सो काफी बॉटम अप ड्रिवन रहेगा ये सेक्टर, और हमें हमारा बिलीफ हमेशा यही रहा है कि ये सेक्टर जनरली बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज अच्छी थ्रो करते हैं। सो उसी के नजरिए से देखना चाहिए। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से पॉसिबली, कोई और बड़ी थीम्स या स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो रिसेंटली जहां इन्वेस्टमेंट किया हो? जी अनुज, आई थिंक जिस हिसाब से डेटा सेंटर्स की कैपेसिटीज बढ़ रही है और जिस हिसाब से प्लान्स आ रहे हैं, हमें लगता है कि जो करंटली करीबन 1.5 गीगावाट है, उसके प्लान्स है 11-12 गीगावाट जाने के लिए बाय FY 2030। हमें लगता है तो पूरा सप्लाई चेन विद रिस्पेक्ट टू डेटा सेंटर्स, इंक्लूडिंग आई वुड से डीजल जेनसेट्स और प्रॉबेबली स्विच गियर इक्विपमेंट्स, ट्रांसमिशन, चिलर्स, कूलिंग इक्विपमेंट्स, ये पूरी सप्लाई चेन हमें लगता है कि एक अच्छी थीम बन सकती है। ऑफ कोर्स ये काफी परफॉर्म किए हुए हैं स्टॉक्स, so probably we'll wait for some correction or retracement to look at it. And secondly is the CDMO theme from an overall longer term standpoint. So ये दो themes हमें लगता है कि ये बड़ी niche theme है और from a longer term perspective merit बनती है। मेरा भी आखिरी प्रश्न वैभव जी आपसे, यहाँ पे हमने लगभग सभी सेक्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन कमोडिटीज, मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, और मैं आपसे अभी भी बात जब कर रहा हूँ तो आप ये देखिए ना कि निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने करियर हाइस पे, ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए 2 या 3 मेटल स्टॉक्स भी हैं, उनमें मैं पैसा, दे आर अमंग द बेस्ट परफॉर्मर्स, है ना, वो आपके पोर्टफोलियो को सबसे बड़ा एक सपोर्ट दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? अभी रखें, उसको होल्ड करें? जी वीरेंद्र, हमें ये एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि मेटल्स इज अ वेरी हाईली सिक्लिकल इंडस्ट्री, ओके, और काफी वेरिएबल्स हैं जो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हम फेरस की बात करें, नॉन फेरस की बात करें, फेरस में तो काफी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन है इन टर्म्स ऑफ द प्राइजेस, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम नॉन फेरस पर्सपेक्टिव जिस हिसाब से LME प्राइजेस है काफी स्ट्रॉन्ग, हमें लगता है एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। अगर हम मीडियम टू लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएशंस आर नाउ स्टार्टिंग गेटिंग टुवर्ड्स द रिच साइड ऑफ द सिक्लिकल वैल्यूएशंस। सो उस हिसाब से इसका आकलन करके पोर्टफोलियो रिकैलिब्रेट करना उचित रहेगा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं आज